हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर चल रहा है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 5 में लेक्चर नंबर 3 है और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है, जेपीएस का बुक है स्टडीज इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो देखो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड कंप्यूट y.5 वेयर y सेटिस्फाई द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो आप उसे कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद ही आप इस नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आइए। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो जेपीएस की बुक में पेज 434 के ऊपर है और एग्जाम्पल है 6.43 के नाम से। ठीक है, जेपीएस की बुक में पेज 434 एग्जाम्पल है 6.43 के नेम से। तो आप डालिए क्वेश्चन नंबर 2। हम एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा चुके हैं और लास्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते वक्त हमने आपको सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड के बारे में डिस्कस किया था। यस, हमने सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपने को क्या पहचानना है, क्वेश्चंस पहचानना है। यूनिट हमारे पास 5th है, तो क्वेश्चंस में क्या देगा, एक तो ओडीई देगा हमें और एक बीवीपी देगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओडीई देगा वो ऑर्डर 2 की देगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑर्डर 2 की देगा, एक दो क्वेश्चन में ऑर्डर 3 की भी दे सकता है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा कुछ ऐसी कंडीशंस देगा, y ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ a b इज इक्वल टू, ऐसी हमारे पास ही कंडीशंस होगी। तो ये हम क्वेश्चंस को पहचानेंगे। तो मैं इसको बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से होगा और लास्ट लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड ऑर्डर मेथड को सोल्व करते वक्त। तो सबसे पहले तो आपको केवल इतना सा पहचानना है, अगर यूनिट 5th में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप दो चीज़ों को लिखिए, ओडीई को लिखिए और बीवीपी को लिखिए। ठीक है, जनरली ओडीई हमें किस प्रकार से दी जाएगी, y डबल डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, जिसमें एक्स बिलोंग करेगा ए बी के अंदर। और देखो ध्यान रखें, ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल। ठीक है, ध्यान रहे, ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल। एक बीवीपी देगा, ये y ऑफ a इज इक्वल टू a, y ऑफ b इज इक्वल टू b। ये यही a और b होंगे जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस a और b में होंगे। फिर हमें बताना है a b फाइनाइट कांस्टेंट है और इसको और चेक करना है ये हमारे पास लीनियर बीवीपी है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो भी है। तो हर बार हम क्वेश्चंस को इसी प्रकार से लिखेंगे। तो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर ये हैं, क्वेश्चंस को हम पूरा पढ़ेंगे, उससे पहले हमें सॉल्यूशंस में स्टेप बाय स्टेप लिखना है और मेथड वही बहुत पुराना मेथड है। यूनिट 4th यानी आईवीपी पढ़ रहे थे नेचुरल वैल्यू प्रॉब्लम, तब हम हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके और इस यूनिट में भी हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने देखा, चलो आपने ये पहचान लिया है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं लिख के देता तो आपने ये देखो, अगर ये y0 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ भी 0 दे देता, लिखना मत एक बार, यहाँ भी अगर 0 दे देता तो ये क्या हो जाती, आईवीपी यूनिट 4th में चले जाते। अब अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो हम किस में चले गए, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। तो आप समझिए आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर आ चुके हो। तो पहले ओडीई को लिखिए और हर बार ओडीई को कैसे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट। कैसे लिखेंगे भाई, इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हर बार क्वेश्चंस में लिखोगे ऑर्डिनरी, इट इज गिवन दैट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑफ ऑर्डर 2, कितने ऑर्डर की है भाई देख लेना, ऑफ ऑर्डर 2 इज गिवन बाई, ऑफ ऑर्डर 2 इज गिवन बाई, इज गिवन तो लिख दिया ना, इट इज गिवन दैट डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इज d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू y, वेयर x बिलोंग करता है। देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसे होनी चाहिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगी ओडीई की, वो x बिलोंग करना चाहिए ए बी के अंदर।
तो अक्स बिलोंग करेगा ए से बी के अंदर। हमें नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, पहले आप ऐसे लिख लेना अक्स बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड सेकंड आपको क्या देगा भाई, बीवीपी देगा। तो लिखोगे आप एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पूरा नाम लिखोगे, फिर इसके ब्रैकेट में बीवीपी लिखोगे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास किस प्रकार से दी जानी चाहिए, y ऑफ a इज इक्वल टू a एंड y ऑफ b इज इक्वल टू b। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन कैसे दे रखी है, y ऑफ 0 हमें 0 दे रखा है एंड y ऑफ 1 हमें 1.8 दे रखा है, 1.8 दे रखा है। तो आप समझ गए ये a है, ये कैपिटल A है, ये B है और ये कैपिटल B है। तो बताइए छोटा a क्या है, 0, छोटा a क्या है 0, बड़ा a क्या है 1। तो ऐसे होता था ना, ये देखो अक्स बिलोंग करेगा ए बी के अंदर, तो आप तो क्वेश्चंस के अंदर यहाँ से बाउंड्री कंडीशन देख लेना कि अक्स बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक। देखिए कभी कभार इस क्वेश्चन में यहाँ टी लिख के दे देगा, छोटा टी, तो उस वक्त आप बोल देना कि टी बिलोंग करेगा, समझ जाओगे ना। ये यूनिट 4 में हम एक बार अक्स एक बार टी लिख के प्रैक्टिस कर चुके हैं, और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसमें भी मैंने जानबूझ के एक बार अक्स के लिए लिख दिया और एक बार टी के लिए लिख दिया, ताकि हर प्रकार का डाउट आपका दूर हो जाए, ठीक है। तो यही स्मॉल a है, यही स्मॉल b है, तो ये हमने स्मॉल a लिख लिया और ये हमने स्मॉल b लिख लिया, तो ये 0 आ गया और ये हमारे पास ही 1 आ गया। इसे आप मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशन को हम क्या मानेंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 वेयर। अब बताइए आप ये बात बताइए, क्या ये लिखोगे वेयर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर फाइनाइट कॉन्स्टेंट, नहीं, अपने आप ही दिख रहे हैं 0 और 1.8 क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फाइनाइट है। एंड ये देखिए वेयर एफ ऑफ एक्स वाई एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इज, या लिख देना एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख देना, ऑर्डिनरी नाम हटा लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 इज, अब ये मेरे पास बताइए लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब आप मेरे को ये बताइए ये हमारे पास लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आप तो केवल वेरिएबल की पावर देखोगे, वेरिएबल कौन है भाई, एक अक्स है एक वाई है, वो अक्स तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, वाई की पावर कितनी है 1, ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चंस करवाएंगे, वाई की पावर कितनी है 1, 1 है तो नॉन लीनियर, सॉरी लीनियर, और 2 होती है 2 से ज्यादा होती तो हम क्या बोल देते, नॉन लीनियर, 2 होती है 2 से ज्यादा होती तो हम क्या बोल देते, नॉन लीनियर। तो बोलेंगे वेयर डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 इज लीनियर बीवीपी, ये हमारे पास क्या है भाई, लीनियर बीवीपी। तो आप ऐसे लिख देना लीनियर बीवीपी तक चल जाएगा, या पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बट आपने यही लिख के दिखा दिया है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसलिए इसके पूरे नाम को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। तो हर बार आपको क्वेश्चंस में यहाँ तक लिखना ही लिखना है, भले ही वो आपको कैसे भी क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करके दे, कुछ भी आपको पूछे, क्या पूछा है क्या करना है सब एक बार भूल जाइए। अगर क्वेश्चंस में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या बीवीपी दिखाई देता है, और आप तो निश्चिंत रहिए यूनिट नंबर 5 है तो बीवीपी दिखेगा ही दिखेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, एक तो ओडीई के ऊपर जो ऐसे दी हुई है, एक बीवीपी के ऊपर जो ऐसी दी हुई है। ये बीवीपी की जो कंडीशन है 0 और 1, यही हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा जिसके अंदर इसके नीचे का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान देना यहाँ टी है तो टी बिलोंग कर जाएगा, अक्स है तो अक्स बिलोंग कर जाएगा। फिर हमें यह दिखाना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसकी पावर 1 है, देखो इस y की पावर 1 थी तो ये लीनियर बीवीपी आ जाएगी। अगर 2 या 2 से ज्यादा होती तो हम क्या लिख देते हैं, नॉन लीनियर बीवीपी लिख देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन से, जैसा एग्जाम में क्वेश्चंस दिया गया होगा आपको हर बार आंसर्स में लिखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की माइनर से माइनर प्रॉब्लम्स भी नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ देखो, अब हमें पता है क्वेश्चंस तो चलो हो गया, बीवीपी का क्वेश्चंस तो हमारे पास ही हो गया। अब हमें इसका सॉल्यूशंस करना है, हालांकि सॉल्यूशंस के अंदर आपको लिखना है, ये तो गिवन का क्वेश्चन ही पार्ट है, ये तो एक प्रकार से गिवन पार्ट ही हमने लिखा है। अब हमें सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। आप बोलोगे भाई हर एक बार क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस के हमारे पास 2 मेथड हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड,
फाइनाइट डिफरेंस मेथड और शूटिंग मेथड। पहला तो क्या है फाइनाइट डिफरेंस मेथड और दूसरा क्या है हमारे पास है शूटिंग मेथड। दूसरा हमारे पास क्या है भाई शूटिंग मेथड। आपको नाम लिख के देगा कि सोल्व दिस फाइनाइट डिफरेंस मेथड या सोल्व दिस शूटिंग मेथड। अब फाइनाइट डिफरेंसेस खुद दो प्रकार का है। नंबर वन तो है सेकंड ऑर्डर, नंबर वन है सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड, सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड। सेकंड है इसमें न्यूमेरिव मेथड, न्यूमेरिव मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो खुद फाइनाइट डिफरेंस मेथड हमारे पास दो प्रकार का है। अगर क्वेश्चंस में ऐसे दे दे या तो ऐसे लिख के देगा देखो कि सोल्व दिस क्वेश्चंस यूजिंग शूटिंग मेथड। शूटिंग मेथड में तो कोई विवाद नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है शूटिंग मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन में दे दिया यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड तब आपके पास मर्जी, केवल देखिए ध्यान दीजिए केवल फाइनाइट डिफरेंस लिख के देगा तब या तो आप सेकंड ऑर्डर का काम में लोगे या न्यूमेरिव मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर काम में लोगे। और अगर लिख के ही दे दिया सेकंड ऑर्डर को या न्यूमेरिव मेथड को तब विवाद नहीं है, ऐसा का ऐसा ही लगाएंगे। तब आपको ये देखना है कि ये जो अपने को क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखो अपने को ये देखना है अपना ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसके अंदर, ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसके अंदर हमारे पास कौन से मेथड से सोल्व करना है। निश्चिंत रहिए हर बार एग्जाम में नाम आएगा। तो ये दे दिया है यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड, ये इन्होंने लिख के दे दिया है यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड, यानी हमें सेकंड ऑर्डर मेथड को काम में लेना है। ठीक है भाई, हमें सेकंड ऑर्डर मेथड को काम में लेना है। फिर आगे का बाद में देखेंगे। ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, देखो इतनी ये इसको हमने काम में ले लिया, ये हमने काम में ले लिया है। अब हमें यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड को काम में लेना है। अब मैं आपको पूछूं कि बताओ भाई सेकंड ऑर्डर मेथड हमारे पास क्या होता है। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट लगभग हमारे पास हमारे पास 75 मिनट के आसपास का हो गया था, है ना, लगभग 75 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, ध्यान नहीं है कितना, बट उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से बता चुका हूं। तो इतना करने के बाद क्या था वो सेकंड ऑर्डर मेथड जो लास्ट मैंने बताया था, आपको हिंट दी थी कि इसे आपको सेल्फ याद रखना है। तो अब आपको यहाँ लिखना है यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड। ठीक है भाई, यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड, यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड वी शिफ्ट। आप तो ऐसे कर लेना, सेकंड ऑर्डर मेथड के लिए अक्स की जगह तो आपको क्या रखना है, अक्स जे रखना है, वाई की जगह आपको क्या रखना है, वाई जे रखना है। जहां हमारे पास जे की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, एंड वाई ऑफ वाई डैश जे क्या होता है, एंड इसके नीचे लिखोगे वाई डैश जे हमारे पास क्या होता है, तो वो तो होता है वाई जे प्लस 1 माइनस वाई जे माइनस 1 अपॉन 2h। क्या होता है भाई, वाई जे प्लस 1 माइनस वाई जे माइनस 1 अपॉन 2h, एंड वाई डैश जे क्या होता है हमारे पास, सॉरी वाई डबल डैश जे क्या होता है, तो वो माइनस से स्टार्ट होता है, जे माइनस 1 माइनस का 2 वाई जे प्लस का वाई जे प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर, अपॉन एच स्क्वायर। ये दोनों आपको याद रखने हैं कि जैसे ही हम सेकंड ऑर्डर मेथड अप्लाई करेंगे, यस। अब आप लेक्चर 2 का हम बिल्कुल शॉर्टकट पार्ट निकाल रहे हैं, ये नहीं लगाना एग्जाम में, ये तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल शॉर्ट पार्ट हम निकाल रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहा है शॉर्ट पार्ट कि यूजिंग सेकंड ऑर्डर मेथड आपको ये करना है भाई, वाई डैश जे की वैल्यू रखनी है वाई जे प्लस 1 माइनस वाई जे माइनस 1 अपॉन 2h, एंड वाई जे डबल डैश की वैल्यू क्योंकि ऑर्डर सेकंड तक है तो लास्ट हमें ऑर्डर सेकंड तक ही रखना है। तो ये हो जाएगा वाई जे डबल डैश इज इक्वल टू वाई जे माइनस 1 माइनस 2 वाई जे प्लस वाई जे प्लस 1, वाई जे माइनस 1 माइनस 2 वाई जे प्लस वाई जे प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर। और करना क्या है, क्वेश्चन में एक्स की जगह एक्स जे शिफ्ट करना है, एंड y की जगह आपको वाई जे शिफ्ट करना है, और j की वैल्यू हम रखेंगे 0 1 2 3 डैश 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 डैश। तो हर बार क्वेश्चन में ODE देगा, उसे हम इक्वेशंस नंबर 1 मानेंगे। देखो
क्वेश्चन ODE देगा उसे हम हर बार इक्वेशंस नंबर 1 मानेंगे। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देगा उसे हम हर बार इक्वेशंस नंबर 2 मानेंगे। तो 2 इक्वेशंस तो हमारे पास क्वेश्चन में आएंगी ही आएंगी। अब इसे आप इक्वेशंस नंबर 3 मान लेना, इसे आप इक्वेशंस नंबर 4 मान लेना, ठीक है। इसे आप इक्वेशंस नंबर 3 मान लेना, इसे आप इक्वेशंस नंबर 4 मान लेना, और इसको याद रख लेना कि x की जगह xj शिफ्ट करना है, y की जगह हमें yj शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 नहीं आएगी काम में एक बार। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 3 एंड 4 वी सी दैट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4 वी सी दैट, ठीक है भाई। ये इतना सा पार्ट आपको ऐसा कैसा याद रखना है जो हम लेक्चर 2 का हिस्सा लेके आए हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 3 एंड 4, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को छोड़ देना, बाकी हम क्या काम में लेंगे। तो देखो, पहले तो ऐसे कर लेना एक बार, जो क्वेश्चन में दिया है ना d2y बटा dx², देखो क्वेश्चन में क्या दिया हो आपको, d2y बटा dx² इज इक्वल टू y, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y डबल डैश इज इक्वल टू y, एक ही बात है ना, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, y डबल डैश इज इक्वल टू y। तो आपको क्या करना है भाई, y की जगह yj डैश रखना है। तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज दे देते हैं। आप रुको एक बार, ये जो y डबल डैश y है, आप इसको भी इक्वेशंस मानिए भाई, आप इसको भी इक्वेशंस नंबर 3 मानिए, आप इसको भी इक्वेशंस नंबर 3 मानिए। फॉर j इज इक्वल टू 0 1 2 3 0 1 2 डैश डैश डैश, इसे आप इक्वेशंस नंबर 4 मानिएगा, और इसे आप इक्वेशंस नंबर 5 मानिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की आपसे गलती होने के चांस ना रहे, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3 ऐसे कर लो, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3, तो आप क्या बोलोगे, यूजिंग सेकंड ऑर्डर, ठीक है, या पूरा नाम भी लिख सकते हो, यूजिंग सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ठीक है भाई। यहाँ चाहो तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, यूजिंग सेकंड ऑर्डर, लिख लो आप एक बार, यूजिंग सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड। क्वेश्चन में आपको चाहे कैसा भी दे, आप तो ऐसे लिख देना कि पूरा नाम लिख देना, नाउ यूजिंग सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड वी शिफ्ट, x की जगह xj शिफ्ट करेंगे, y की जगह yj शिफ्ट करेंगे, फॉर j इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश डैश। तो रख दीजिए, ये y डबल डैश था ना, y की जगह क्या रखना है हमें, yj, y की जगह हमें क्या रखना है, देखो y की जगह हमें क्या रखना है, yj। ध्यान देना, ऊपर डबल डैश है, डबल डैश लगता रहेगा, सिंगल डैश होता है, सिंगल डैश लगता रहेगा, इज इक्वल टू y है, y की जगह बताओ क्या रखोगे, yj, y की जगह क्या रखोगे, yj। सपोज करो इस क्वेश्चन में ऐसे x और होता, देखो लिखना मत, सपोज करो इस क्वेश्चन में ऐसे और होता, तो x की जगह आप क्या लिखते, xj लिखते, y डैश है तो y की जगह तो आपको yj रखना है, ऊपर डैश है तो आपको डैश लगाना है। बट ये क्वेश्चन हमारे पास ओनली इतना दिया हुआ है, तो हम भी इसको ओनली इतना ही लिखेंगे, इसलिए ऐसे मत सोचना कि x की जगह xj हमारे पास काम नहीं आया, होता तो काम आ जाता, अब यहाँ है ही नहीं y डैश वगैरह, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस y की जगह yj शिफ्ट किया, ऊपर डबल डैश है, डबल डैश लगाया, इज इक्वल टू y की जगह हमने yj शिफ्ट किया, और इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 6, इसे आप मान लोगे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है भाई, इसे आप मान लोगे इक्वेशन नंबर 6। तो बस ऐसी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको आगे इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये ध्यान रखना, x बिलोंग करता है 0 to 1 के अंदर, देखो ये ध्यान रखना, x बिलोंग करता है 0 to 1 के अंदर। मैं भी बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स इतनी भी जल्दीबाजी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कर दिया है ना, क्लोज इंटरवल, इट मीन्स क्लोज इंटरवल ही रहेंगे, अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल ही रहेंगे। और ये y0 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 1.8 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये 2 ही रहेगी, ठीक है।
अब हम यहाँ से रफ करके अपना स्पेस निकाल सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे तो 100% कोई भी नया क्वेश्चन चाहे कैसे भी बन के आ जाओ, आप तुरंत प्रभाव से उसे एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब वाई जे डैश की वैल्यू रख लो और वाई जे डबल डैश की वैल्यू रख लो, तो हमारे पास एक इक्वेशंस निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशंस निकल के आ जाएगी। हम बोलेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4, 5 एंड 6, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4, 5 एंड 6 वी सी दैट। ठीक है, वाई जे डबल डैश की वैल्यू क्या है, देखो ये रही वाई जे डबल डैश की वैल्यू कितनी है भाई, वाई जे -1, वाई जे -1 माइनस का 2y जे प्लस का वाई जे प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर। देखो ये रही वाई डबल डैश जे की वैल्यू इज इक्वल टू वाई जे। अब ये मत बोल देना सर ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास काम में नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वाई डैश था ही नहीं, काम नहीं है। बट आगे चल के किसी क्वेश्चन में वाई डैश आ जाए, इसलिए आपको साथ साथ लिखते रहना है। ठीक है, ध्यान देना, हमें साथ साथ लिखते रहना है। यहाँ काम में नहीं है वो एक अलग बात है, बट इसी क्वेश्चन में ऐसे होता कि वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस एक्स, तो काम आती कि नहीं आती ये वाई डैश, क्योंकि वाई की जगह वाई जे रखते, एक्स की जगह एक्स जे रखते, तो ये काम आती कि नहीं आती वाई डैश जे, तो ये काम आ जाती। अब हमारे पास काम नहीं आई है, कोई बात नहीं, आप तो इसको लिख के दिखा दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही ये काम में आए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस में जैसा जैसा दिया होगा उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होगा। अब इसको आप सिंप्लीफिकेशंस कर लो, तो ऐसे लिख लेना ऑन सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तरह तरह की लैंग्वेज है। अब आप समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा भी लैंग्वेज के फेर में हमें नहीं उलझना है। तो बताइए भाई, यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको छोटी मोटी दिक्कत आई हो तो मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब आपको ऐसे लिखना है, पहले तो आपको वाई जे -1 लिखना है, रफली करके देख लेना। पहले तो आप वाई जे -1, ठीक है, ये वाई जे प्लस 1 और ये वाई जे एच स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा ना। मतलब पहले तो आपको लिखना है ऑन सिंप्लीफिकेशन से वाई जे -1 माइनस का 2, देखिए माइनस का 2 वाई जे, और ये इधर आएगा तो माइनस का एच स्क्वायर वाई जे, तो कॉमन ले सकता हूँ क्या, -2 और माइनस एच, तो ये बचेगा 2 प्लस एच स्क्वायर इंटू वाई जे, प्लस ऐसा कैसा वाई जे प्लस 1 प्लस ऐसा कैसा वाई जे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ तक चलते चलते हम आ जाएंगे इस इक्वेशन नंबर 7 तक। ऐसा चलते चलते हम आ जाएंगे इस इक्वेशन नंबर 7 तक। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग प्रकार से होगी। 3 ही कोफिशिएंट्स हमारे पास लास्ट आएंगे, वाई जे -1 का आएगा, वाई जे का आएगा, वाई जे प्लस 1 का आएगा। भले ही क्वेश्चन में डबल डैश दिया हो, सिंगल डैश दिया हो, दोनों साथ दिए हुए हो। तो हर बार आपको एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लेके आना है, ध्यान देना, हर बार एक इक्वेशंस आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है भाई, तो ऐसे हम लेके आएंगे तब जाके हमारे पास काम बनेगा। अब ये इक्वेशन 7 हमारे पास से वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहीं से आगे चेंज होगा। ठीक है भाई, यहीं से आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है, ये चेंज होगा। तो मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, वाई जे -1 माइनस का 2 प्लस एच स्क्वायर वाई जे प्लस वाई जे प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस वाई जे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, ये आ गई है भाई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद आपको अपना इंटरवल छांटना है, यहाँ आने के बाद आपको अपना इंटरवल छांटना है। अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो हमने पहले वाले इक्वेशंस में जो लैंग्वेज लिखी थी
मैं वही लिखने की कोशिश करता हूँ। नाउ द इंटरवल ए बी, आप लिखना मत भाई, नाउ द इंटरवल ए बी, नाउ द इंटरवल ए बी डिवाइड द रेंज इनटू, डिवाइड द रेंज इनटू, आप देख सकते हो सेम लैंग्वेज हमने लेक्चर्स नंबर 2 में सेकंड ऑर्डर मेथड लिखते वक्त की थी। नाउ द इंटरवल डिवाइड द रेंज इनटू एन सब इक्वल या एन इक्वल सब इंटरवल, इंटरवल की बजाय हमने क्या लिखा था, सब इंटरवल फॉर विड्थ एच, फॉर विड्थ एच, फॉर विड्थ एच सो दैट, फॉर विड्थ एच सो दैट, फॉर विड्थ एच सो दैट हमने क्या प्राप्त किया था, सो दैट। अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो हमने लिखा था अक्स जे इज इक्वल टू ए प्लस जे एच, और साइड में यह भी लिखा था कि जे की वैल्यू क्या है, ऐसे सेमी कोलन का साइड लगा के जे की वैल्यू क्या है 0 1 2 डैश डैश डैश। इस सिंबल का मतलब जानते हैं ना, सेमी कोलन। ये हम आईटी एंड आईई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन वाले पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखो हमने ये लैंग्वेज लिखी थी कि नाउ द इंटरवल, क्योंकि अब हमें ये जो क्वेश्चंस में इंटरवल दिया है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ हमारे पास क्या था, नाउ द इंटरवल ए बी डिवाइड द रेंज ऑफ एन इक्वल सब इंटरवल फॉर विड्थ एच। तो पहले देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, तो यहाँ से देख लेना, अगर क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा ना दिया हो तो 0 to 1 है, 0 to 1 है। तो ए की जगह तो आप कीजिए 0 और बी की जगह आप कीजिए 1। ध्यान दीजिए, ए की जगह तो आप कीजिए 0, बी की जगह आप कीजिए 1, और रफली आप एक लाइन बना लेना, रफ कॉपी में आप एक लाइन बना लेना ऐसे एग्जाम में पीछे वाले पेज पे 0 to 1। ठीक है, क्या करना है भाई, हमें विड्थ एच चाहिए, चौड़ाई चाहिए एच, कितनी लेवें, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिए हाइट इसकी कितनी है, या सॉरी विड्थ चौड़ाई कितनी है, विद ये तो क्वेश्चन ने बोला एच, एच हमारे पास क्या है 0.25, मतलब 0 के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पॉइंट तो किसका है भाई एक्स नोट का, ये पॉइंट किसका है एक्स एन का। आपको पता है पॉइंट ऐसे चलते हैं, एक्स नोट आगे वाला पॉइंट एक्स नोट प्लस एच, उससे वाले आगे वाला पॉइंट एक्स नोट प्लस 2h, एक्स नोट प्लस 3h, एक्स नोट प्लस 4h, एक्स नोट प्लस 5h, ऐसे चलते जाएंगे NH तक, ऐसे चलते जाएंगे NH तक। रख लीजिए, सबसे पहले आप रखिए 0, सबसे पहले रखिए 0। विड्थ कितनी है अपने को h, तो यहाँ लिख देना विड्थ h इज इक्वल टू 0.25, लिखना मत, एक बार केवल समझिए इस चीज को, विड्थ h इज इक्वल टू 0.25। तो 0 में 0.25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.25, फिर दोबारा से h जोड़ोगे या 2h करके लाओगे तो 0.50, फिर और जोड़ोगे तो 0.25 थी 75 और 25 तो क्या 100, अरे ऐसे नहीं हो जाएगा। 0 में विड्थ जोड़ी 0.25, इंटरवल समान होना चाहिए, 0.25 के बाद 0.50, 0.50 के बाद 0.75, 75 के बाद क्या आ गया 1 आ गया, तो आप 1 तक रुक जाइए। n की वैल्यू कितनी आ गई एक्स नोट प्लस NH, कितने इंटरवल बन गए भाई 4, 1 2 3 और 4, या ऐसे देख लेना कितने इंटरवल बन गए, एक तो ये क्लोज इंटरवल, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा हमारे पास ये। तो इस n की जगह कितने इंटरवल लिखोगे भाई, द रेंज इनटू 4 इक्वल सब इंटरवल फॉर विड्थ h सो दैट बताइए a की वैल्यू क्या है, ये रही 0, a की वैल्यू क्या है, ये रही 0, प्लस j, h की वैल्यू क्या है, तो आज h को आप एक बार h ही रहने दो, h को आप h ही रहने दो। देखिए एक बार इसी के क्वेश्चंस के अंदर आगे चल के ये क्या कहलाएगा एक्स नोट का एक्स नोट, ये क्या कहलाएगा x1, ये क्या कहलाएगा x2, ये क्या कहलाएगा x3, ये क्या कहलाएगा x4। इसके जो फ्रंट में वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी y0, y1, y2, y3, y4। तो यहाँ से देख के आप बोल सकते हो ये वैल्यू x0 की है और ये वैल्यू x4 की है। देखो 0 1 2 3 4, n की बजाय अब क्या बोलोगे 4 तक बोल दोगे, n की बजाय आप क्या बोल दोगे 4 तक बोल दोगे। तो एक तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0.25 लिखिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 25 बटा
125 100 1/4 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इससे क्या कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, हमें कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप h = 1/4 रख दीजिएगा, आप h = 1/4 रख दीजिएगा, ठीक है। और आप चाहो कि नहीं भाई मैं तो 0.25 रखूँ तो आप 0.25 रख लेना, कैलकुलेटर का ही फेर रहेगा। ध्यान देना ये क्या है, अक्स नोट। सो हियर आप ऐसे बोलोगे, सो हियर अक्स बिलोंग करेगा 0 से 1। देन अक्स नोट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अक्स नोट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे इसके, ये वैल्यू किसकी आ गई है, अक्स नोट की, क्योंकि इतना काम आप रफ में करके लाओगे। तो अक्स नोट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। वाई नोट की वैल्यू अक्स 4 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए अक्स 4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अक्स 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अब मैं बोलूं y ऑफ अक्स नोट की वैल्यू कितनी है 0। मैं बोलूं y ऑफ अक्स 4 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी देखिए y0 क्या दे रखा है हमें 0, y0 हमें क्या दे रखा है 0, और y ऑफ 1 हमें क्या दे रखा है 1.8। y ऑफ कितना दे रखा है हमें 1.8। अब ये अगर x0 की वैल्यू है तो हम बोल सकते हैं कि y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 0। ये x4 की वैल्यू है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, y4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 1.8। इसको क्या बोल सकते हैं, y4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है 1.8। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप दोबारा से उसका इंटरवल बना सकते हो। ये सब x0, x1, x2, x3, x4, ये y0, y1, y2, y3, y4, तो ये हमारे पास y4 आ गया इनटू कंपैरिजन x4 के, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस में जो इंटरवल दिया जाएगा आपको उसका फायदा उठाना है, ठीक है। फायदा उठा के हमारे पास यहाँ 3 से 4 डाटा आ जाएंगे जो हमारे पास आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन में अक्स नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाएंगे कि यहाँ छोटा अक्स आए ताकि हम ये वैल्यू भी काम में ले x0 x1 की, तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने के अंदर, ठीक है भाई। तो आपको बिल्कुल रफली आइडिया कैसे लगाना है, 0 to 1 है, एक बार फिर बता रहा हूँ 0 to 1 है। अंतर कितने का है 0.25 का है, तो 0 में जोड़ा 0.25, फिर इसमें जोड़ा 0.50, फिर इसमें जोड़ा 0.75, ऐसे देखना 1 2 3 और 4। हालांकि ऐसे हैं क्लोज इंटरवल पर, आप तो काउंट ही तो करना है 1 2 3 4। तो लिखिए यहाँ 4 इक्वल सब इंटरवल में चला गया विड्थ एच के लिए। एक्स जे इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस जे एच होता है, a ये वाला फर्स्ट वाला इंटरवल और जे एच ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये वैल्यू अक्स नोट की है तो ये वैल्यू अक्स एन की आ जाएगी, एन की आ जाएगी। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2 3 4, तो अक्स 4 बोल देना। तो ये वैल्यू तो अक्स 0 की आ गई, ये अक्स 4 की आ गई। तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, लिखना मत एक मिनट, ऐसे लिखना चाहिए y ऑफ अक्स नोट y ऑफ अक्स 4, है ना, y ऑफ अक्स 4। अब अक्स नोट की जगह आप क्या लिखोगे 0, अक्स नोट की जगह आप क्या लिखोगे 0, अक्स 4 की जगह आप क्या लिखोगे 1, अक्स 4 की जगह आप क्या लिखोगे 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y0 क्या है 0, y1 क्या है 1.8, तो ये y0 क्या आ गया 0, y4 क्या आ गया 1.8। और नहीं समझ में आए तो ज़्यादातर ये लिख देना यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ये और लिख लो कि हम इस इक्वेशन से 2 को हेल्प लेके और हम ये लेके आए हैं, ठीक है भाई। इक्वेशन 2 को लेके हम ये काम में लेके आए हैं और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 8, इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 8, ठीक है भाई। ध्यान देना, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशंस नंबर 8। और यहाँ एक बात छुपती हुई जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन में हमारे पास अक्स नहीं है। सोचो, मैं एक बार ऐसे लिखना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन में मेरे पास yx होता d2y/dx² के बराबर है, तो ये ऐसे होता ना yj और xj, सोचिए ऐसे होता ना yj और xj, वैल्यू वगैरह रख के बचता तो हमारे पास ये तो साथ साथ ही चलता, तब हमारे पास xj की वैल्यू क्या आ जाती jh, xj की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती jh। तो इस xj की जगह हम jh शिफ्ट कर देते,
एक्स जे एच की अक्स जे की जगह हम क्या शिफ्ट कर देते, जे एच शिफ्ट कर देते, बट ये यहाँ नहीं है, इसलिए मैं इसको ये इक्वेशन हमारे कोई काम में नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर हमारे पास ये काम में नहीं आती है तो इसलिए बता रहा हूँ। मान लो यहाँ अक्स लगा हुआ आ जाता तो वैसे मैं ऐसे इक्वेशन की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर भी आपको छोटी छोटी डिटेल से वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ से निकाल के ले आए, इसको मैं एक बार बोल देता हूँ। y नोट की वैल्यू क्या है 0 एंड y4 की वैल्यू क्या है 1.8 और ये मिलके आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 तक। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, जो जो वैल्यू हमें ज्ञात करना है, अब देखो ध्यान से देखना, ज्ञात क्या करना है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये 0 था, ये 1 था, ये 0.25, 0.50, 0.75, ये x0, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, है ना। अरे ऐसे था, ये 0.25, ये 0.50, ये 0.75 और ये 1। ये वैल्यू y0 की, ये y1, ये y2, ये y3 और ये y4। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन में दे दी गई। y0 हमें 0 दे दिया गया, y4 हमें 1.8 दे दिया गया। निकालना क्या है, कंप्यूट y 0.5 या 50, एक ही बात है ना, ये निकालना है हमें निकालना है भैया y2 की वैल्यू क्या है या y ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या है या 0.50 लिख दो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमें साथ साथ ये भी पता होना चाहिए हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं आगे, और बाकी सब वैल्यू हमने काम में ले ली है। ये भी रिजल्ट काम में आ गया, ये लैंग्वेज भी काम में आ गई, y सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी काम में आ गई। कंपेयर इट को बाद में देख लेंगे, है ना भाई, कंपेयर इट को हम बाद में देख लेंगे। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे तो बाद में ही देखेंगे, और देखना भी चाहिए जब जिसकी बारी आएगी। एक एक लाइन करके हम सोल्व करते जा रहे हैं, है ना भाई, एक एक लाइन करके हम सोल्व करते जा रहे हैं। तो अब आप ले लो इक्वेशन नंबर 7 से, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 जे की जगह आप एक बार तो रख दो 1, देखो जे की जगह आप रख दो 1, एच की जगह आप रख दो 1/4 या 0.25 रख देना, या 0.25 का होल स्क्वायर करना होगा, कैलकुलेटर में जोड़ना होगा, बात वही आएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, जे की जगह 0 मत रख देना, यस, जे की जगह आप 0 मत रख देना। क्यों? क्योंकि यहाँ जे की जगह 0 रखेंगे तो ये y-1 बचेगा। क्या हमें यहाँ y-1 चाहिए? मतलब इस साइड में होता तो चाहिए होता ना, y-1, y-2, y-3 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो हमें 1 चाहिए। y0 तो हमारे पास आएगा, तो कम से कम जे की जगह आप क्या रखोगे? 1। तो ध्यान रखने वाली पहली ये बात है कि जे की जगह आपको क्या रखना है? 1। एच की वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दे दी गई है, या ये एच हमारे पास एक प्रकार से स्टेप साइज होती है जो हमने यूनिट 4 में सीखा था, हम अनुमान के आधार के ऊपर भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो रख दीजिए जे की जगह 1, तो ये कितना आ जाएगा? सीधा ही रख दूं क्या? चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, -2 + 1/4 का होल स्क्वायर इंटू वाई जे इंटू वाई, जे की जगह क्या रखना है? 1 रखना है, प्लस वाई जे की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। फिर मेरे को लगता नहीं एक सीनियर स्टूडेंट की तरह आप एग्जाम में ऐसी हरकत करोगे, आप डायरेक्ट रखिए और ऐसा आप रफली निकाल लीजिए, अगर आपके कोई दिक्कत आती है तो रखिए। जे की जगह हमने रखा तो ये कितना आ गया हमारे पास है? y0 माइनस एच, ये है 2 प्लस और 1/4 चौका 16, 16 दूनी 32, 1 33/16 ले लेना एक बार, ये भी हार्ड ही पड़ता है, कैलकुलेटर ही ठीक था, है ना। जे की जगह हमने 1 लिया तो ये 1 आ गया, जे की जगह हमने 1 लिया तो ये 1 आ गया। एक तो आ गई है हमारे पास ये इक्वेशंस। ठीक है, अब आपको पता है कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 वेरिएबल हैं, तो हमें 3 वैल्यू चाहिए। 3 वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ 3 इक्वेशन चाहिए। अरे समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ x + 2y = 8 में x और y की वैल्यू बताइए, तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम दूसरी इक्वेशंस ना मिल जाए, भले ही वो कैसे भी मिल जाए। ठीक है, अगर हम एक में बताएंगे तो हम अनुमान के आधार पे बताएंगे, जैसे x 0 को मान लिया तो y 4 आ गया, फिर हमने x को 4 मान लिया तो y 2 आ गया। तो ऐसे हमारे पास अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जो सही नहीं होगा। हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन, तीसरा x + y + z होता तो तीसरी इक्वेशन नहीं आती क्या? अरे देखो यूनिट सेकेंड अपनी,
जब हमने एन स्टार्ट किया था तो 3 वेरिएबल थे तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल थे तो 4 इक्वेशन, ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनती हुई जाती थी, है ना। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बनती हुई जाती थी। तो हमें एक 3 इक्वेशंस निकालनी है। एक तो ये आ गई, अगेन पुट तो रखते जाओ, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 7, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 7। पहले आपने j इज इक्वल टू 1 रख लिया, अब आप j इज इक्वल टू 2 रख लीजिए, फिर आप j इज इक्वल टू 3 रख लीजिए। 3 इक्वेशन चाहिए, 1 2 3 वेरिएबल निकालने के लिए हमारे पास, और हर बार आपको 3 ही चाहिएगा। अभी 3 तक हमारे पास काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। तो पहले वाली में क्या रखोगे, J1, फिर J2, फिर आप क्या रखोगे, J3। तो चलिए J2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, तो ये कितना बचेगा, Y1। यहाँ H सेम है तो ये वैल्यू 33/16 एक समान आएगी। और ये Y J की जगह हमने क्या रख लिया, अब की बार 2 रख लिया। 2 + 1 ये हमारे पास 3 आ गया। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 10। एंड फिर क्या रखना है, j इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y3 - 1 ये 2 बचेगा, माइनस ये सेम आएगा क्योंकि s की वैल्यू हमारे पास एक समान है। j की जगह 3 रखेंगे, j + 1 मतलब 3 + 1, और ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 11। यानी हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। हम तीनों इक्वेशनों से हमें क्या निकालना है, ये वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए, अब आप इक्वेशंस 8 को काम में लीजिए। ये इक्वेशंस आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये एक इक्वेशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा मदद करेगी किसी भी पार्टिकुलर एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, पुट y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू 0 एंड y4 इज इक्वल टू 1.8 इन इक्वेशंस 9 10 एंड 10। तो लैंग्वेज सही लिखेंगे। तो नाउ पुट y0 इज इक्वल टू 0 एंड y4 इज इक्वल टू 1.8 फ्रॉम इक्वेशंस 8 into equations 9 10 and 11 9 10 and 11 we see that 9 10 and 11 we see that। ठीक है, यहाँ करने के बाद अब आपको फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। अब आप बाकी जो भी वैल्यू निकालोगे वो आप रफली निकालोगे। ठीक है भाई, जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो क्या करोगे, आप रफली निकालोगे। ठीक है, रफ वर्क निकाल के यहाँ डायरेक्ट लिख देना। इतना ज़्यादा हमें एग्जाम में लिखने की बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल लैंग्वेज लिख चुके हैं कंप्लीट, अगला अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, क्या रखना है, एक तो y0 की जगह 0, पहले तो इक्वेशंस 9 में रखो तो ये 0 हो जाएगा। y4 इसमें है नहीं, तो एक इक्वेशंस तो ये आ जाएगी -16 × y1 + y2 इज इक्वल टू 0। इसे अब इक्वेशंस नाम देने की ज़रूरत नहीं है, या देना चाहो तो आप दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उलझे नहीं दोबारा पढ़ने बैठो तो। ओके, एक इसके अंदर रखो, इसके अंदर कुछ नहीं है, ना तो y0 है और ना ही y4 है। ये ऐसे कैसे आ जाएगी, तो हर बार हमारे पास यही इक्वेशंस बचेगी बीच वाली, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 13 आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार आप इसके अंदर रखिए y2 33/16 y3 प्लस y4 की वैल्यू क्या है भाई 1.8। इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये कितनी आ जाएगी, -1.8। इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये कितनी आ जाएगी, -1.8। और हमें वैल्यू निकालनी है y0 y1 y2 y3 की वैल्यू। ठीक है, सॉरी भाई, यहाँ तक करते करते हमारे पास मोस्ट ऑफ आंसर्स निकल आएगा। अब आपको ये केवल और केवल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, यहाँ तक आने के बाद अब आपको ओनली एंड ओनली क्या करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कैसे भी निकाल सकते हो, टारगेट रहेगा y1 y2 y3 को निकालना। y0 y1 तो आ ही गए थे, मैं इधर से लिख लेता हूं एक बार। y0 कितना आ गया था हमारे पास 0,
y4 हमारे पास कितना आ गया था, ये 1.8 है ना भाई। ये तो हमारे पास आ ही गए थे। बच्चे कौन, भीतर अंदर वाले y1 y2 और y3। कौन बचे भाई, y1 y2 और y3। अब यहाँ से आप y1 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर शिफ्ट कर दो। देखो अब ये पूरा काम रफली करोगे तो ये लैंग्वेज में आपको ऐसे बोलना है, फ्रॉम इक्वेशंस 12 13 एंड 14। ठीक है, इतना आने के बाद आप खुद समझदार हो, वी सी दैट। बस अब आप पूरा काम प्रॉपरली रफ कॉपी में निकालोगे। क्या करोगे, पहले इसको इधर ले जाइए, पहले इसको इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 33/16 y1। इसको इधर लेके गई। अब देखो ध्यान दो, हमें पहले ऐसे कर लो कि इसमें y1 y2 है, इसमें y2 y3 है। देखो ध्यान दो, ऊपर वाले में y1 y2 है, नीचे वाले में y2 y3 है, तो ये कॉमन आ रहा है। तो पहले y2 की वैल्यू निकाल लो, पहले आप y2 की वैल्यू निकाल लो। तो इस इक्वेशन से हमने ऐसे कर दिया। या मैं y1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कितनी आ जाएगी, 16/33। इसको इधर ले आओ, तो ये तो y1 आ गया, इससे ये तो हमारे पास आ गया y1। अब ये सारा काम आपको रफली करना है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y2। इसको इधर ले आइए प्लस 1.8 और इसको बराबर में ले जाइए 33/16 और y3। इसको आप बराबर में ले जाइए 33/16 और y3। ठीक है, ये इधर आ गया, ये प्लस का आ गया। अब ये 16/33 आप इधर ले आइए, ये हमारे पास y3 आ गया, ये हमारे पास y3 आ गया। ऐसा आप रफ में करके और इस इक्वेशन 13 में रख दो। देखो इस इक्वेशन 13 में रख दो, तो y1 की वैल्यू आप रखोगे इसके अंदर, तो ये कितनी आ जाएगी, 16/33 y2 माइनस ध्यान से 33/16 y2 प्लस y3 कितना है हमारे पास से 16/33 y2 प्लस 1.8 y2 प्लस 1.8 और इक्वल में क्या है, 0। इक्वल में क्या है, 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार इसे आप रफली ही लिखे रहने देना, y1 को और y3 को, क्योंकि इसके पीछे भी जो लॉजिक है वो हम आपको बताएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन इसमें पूछा आपको उतना ही बताया जाए, आपको वो भी बताया जाना चाहिए जो एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ सकता है या घुमा के भी पूछ ही सकता है। ठीक है भाई, थोड़ा एग्जाम में पूछ सकता है या घुमा के भी पूछ ही सकता है, आपको कुछ ऐसा बताना चाहिए। अब आप इसके अंदर कैलकुलेशंस कर लो, y2 कॉमन ले लो। देखो y2 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, 16/33, ये माइनस का 33/16 और यहाँ प्लस का 16/33। ठीक है, और ये प्लस का आएगा, बराबर की उस साइड में ले जाओ इसको, तो ये 16/33 13 मत लिख देना भाई, ऐसे ही गलती हो जाती है, फिर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी गलती। फिर माइनस का 1.8 को आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बार 18/10 पॉइंट हटा दो जिसके सभी के हटे हुए हैं। तो अब 16/33 और 16/33 दोनों जोड़ेंगे तो 32/33, ये रफली निकालना है, ये आ जाएगा 32/33। ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 32/33। अब ये कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सोल्व करोगे। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ है ना एलसीएम ले लेना है एक बार, 33 × 16, तो ये आ जाएगी 32 × 16 माइनस 33 × 33 माइनस 33 × 33, और ये पूरा क्या है, y2। एक बार तो भिन्न में फ्रैक्शंस में निकाल लो, ये 16/33 और ये 18/10 कटते हैं वो काट देना। देखो इस 33 से ये वाला 33 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 16 को इधर ले जाइए तो ये 16 इधर आ गई, और ये कितने बचे, इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करके नीचे ले आइए। ये बचेगा 32 × 16, एग्जाम हॉल में रहेगा आपके पास तो इसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। 512, 33 को 33 से करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1089। तो 512 में से 1089 घटाओगे तो ये बचेंगे माइनस के 577, ये बचे भाई माइनस के 577। ठीक है, अब इसमें से जो कटते हैं वो काट लेना, ज़्यादा बहस इसके साथ नहीं। 2 से काटेंगे, 2 पंजो 10 और 2 अट्ठी 16। ठीक है, और कटते हैं तो आप काट सकते हो।
पर बाकी रहने देना, ज़्यादा नहीं उलझना इस फेर में। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, इतना पता चल गया। माइनस में वैल्यू आएगी तो ये आएगी 16 गुना 18, 16 गुना 18 गुना 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 2304 और नीचे 577 गुना 5, 2885, 2885 और माइनस का साइन और साथ आएगा। मतलब इन तीनों को आपने सोल्व किया। देखो यहाँ आपने सोल्व किया फ्रॉम इक्वेशंस 12, 13 एंड 14। तो इसके अंदर अगर मैं भाग दूं 2304 के अंदर 2885 का, 2885 का, तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 0.7986। देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इसमें भाग देंगे तो 0.7986 13518। आपको रोकना पड़ेगा, चाहे तो डेसिमल के 4 प्लेस तक, चाहे 3 प्लेस तक। जैसे मालूम है 4 प्लेस तक रोकना चाहूँ तो इसका आगे का लेटर क्या है, 5 या 5 से छोटा है, तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा। तो मतलब y2 हमारे पास कितनी आ गई, 0.7986। ध्यान से y2 हमारे पास कितनी आ गई, 0.7986। जो हमें इस क्वेश्चन में ये y2 पूछा था, ये हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि हमें एक्चुअली निकालना भी क्या था भाई, हमें एक्चुअली निकालना भी क्या था, y2 ही निकालना था। ये देखो y 0.5 है, तो आपने देखा y 0.5 हमारे पास y2 के ऊपर है। लास्ट में इसको हम ड्राइव कर लेंगे अच्छे से, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। अब सोचो, ये तो चलो हम अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारे पास यही आना चाहिए, y2 = 0.7986। बट आप रफली निकालते वक्त यहाँ y2 की वैल्यू रख दो, तो y1 = 16/33। y2 कितना निकाल के लाए हैं, ध्यान देना भाई, आप प्लस में आया है या माइनस में आया है, अपना आंसर प्लस में आया है माइनस में आया है, ये मैं भूल गया भाई। एक मिनट रुको, बुक की हेल्प लेने दो, प्लस था या माइनस था, तो हो सकता है अपने से गलती हो गई होगी। वापस आप प्लस माइनस करके देख लेना, शायद मेरा माइनस आया था, पर बुक के अकॉर्डिंग प्लस आ रहा है 0.7986, प्लस ही आ रहा है भाई, ये हमारे पास प्लस का आ रहा है। तो ये जो आपने रफली कैलकुलेशंस की है, इसमें हमारे से छोटी मोटी गलती हो गई होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से चेक ही कर सकते हो, ठीक है। अब ये y2 की वैल्यू यहाँ रख दो 0.7986, क्योंकि आपने रफली निकाला है तब आपके पास ऐसा आया है। तो इससे क्या है, हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, और y2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y3। तो अगर क्वेश्चन में y 0.25 की पूछता तब हमें ये निकालना होता, अगर हमें y 0.75 की पूछता तब हमें ये निकालना होता, और आप चाहो तो आप इसके अंदर से निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, जो रिजल्ट आएगा इसको 0.7986 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 आ जाएगा हमारे पास 0.3872, 0.3872 एंड y3 कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे हम y2 कितना निकाला है भाई हमने 0.7986, इसके अंदर 1.8 ऐड कर लेना, 1.8 ऐड कर लेना, जो भी रिजल्ट आए उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना 33 से, तो रिजल्ट आ जाएगा ये 1.0237, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1.023609। देखो ऐसे है 69, तो 5 से बड़ा है तो 6 को आप 7 बना दो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया और y3 आ गया। हालांकि हमें पता चल गया 0.5 पूछा था तो केवल y2 निकाला था, बट उस वक्त आप रफली निकालो तो ही, कैलकुलेटर आपके पास हाथ में रहेगा ही, आप इन तीनों की वैल्यूज वगैरह निकाल लेना, ठीक है भाई, आप इन तीनों की वैल्यूज वगैरह निकाल लेना। तो लास्ट में क्या बोलोगे, सो हियर, सो फॉर गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फॉर गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या BVP वी सी दैट 2 का मतलब कितना हो गया,
चाहे तो ऐसे बोल देना x2, और x2 का मतलब कितना हो गया भाई x0 प्लस 2h, है ना। तो यही रिजल्ट आएगा जब आप वापस निकाल के लाओगे, तो 2 का रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.50। तो 2 का मतलब तो हो गया हमारे पास 0.50, ये तो कितना आ गया 0.7986। y1 का मतलब कितना हो गया, ये रहा y1 0.25, तो 0.25 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3872। ये रहा y3, ये देखो 0.75। तो ये जब आप रफली निकालोगे उसी वक्त अपने को इसका आइडिया आ जाएगा, तो आप इसको लिखे रहने देना। जब आप रफली देखो कितने इंटरवल बनते हैं 1 2 3 4, उसी वक्त आपको पता चल जाना चाहिए ये फर्स्ट गिवन होगी, लास्ट गिवन होगी y0 और y4, y1 ये, y2 ये, y3 ये। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, और यही हमारे पास अपने एक्चुअली राइट आंसर्स हैं। अगर आप इसको लिखो तो आप लिख सकते हो x0 प्लस NH, और 2 लिखा था ना तो ये 2h आ जाएगी। अब बताओ x0 हमारे पास क्या है, ये 0 माना जाएगा। h की वैल्यू कितनी है 2/4 या 1/4 है, 0.25 लिखो, 2 में 4 का भाग दो, 1/2 0.50 ही आएगा। ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, और यही हमारे पास रिक्वायर आंसर्स है। सो y.50 इज इक्वल टू 0.7986 इज रिक्वायर सॉल्यूशंस, ये हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था वो यही सॉल्यूशन से आ गया है, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, यही हमारे पास इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है, जब हमें क्वेश्चंस दे दें कि आप सेकंड ऑर्डर का फाइनाइट डिफरेंस मेथड लगाइए, तो आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। तो आपने देख लिया होगा प्रोसेस कितनी सिंपल है। अगर आप ऐसे इन क्वेश्चनों को समझोगे तो अन्य चाहे कितना भी सिंपल पेपर बता दो, सिंपल नहीं होगा। और प्रोसेस से आपने समझ लिया, तो देखो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको एग्जाम में इच्छा क्या होगी, अरे मैं पहले यूनिट सेकंड नहीं, मैं तो पहले यही करूँगा, या आप पहले यूनिट 4th करोगे, जैसे दिख गया रंगकुटा मेथड या टेलर सीरीज मेथड है। अब आपकी इच्छा होगी तो आप खुद दुविधा की स्थिति में आ जाएंगे कि एग्जाम में हम कहाँ से स्टार्ट करें। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, अगर आप हमसे पर्टिकुलर जुड़े हुए हो तो आपको एग्जाम में पूरा पेपर आएगा, और आप निश्चिंत ही यूनिट 1 से लेके 5 तक कंटिन्यूसली लिखोगे, और वो भी हर एक क्वेश्चन, है ना। पर कब लिख पाओगे, जब आप हमें पूरा का पूरा टाइम पढ़ने के लिए दोगे। जैसे हमारा 1 घंटा 60 मिनट का होता है, या एक लेक्चर्स हमारे पास मान लो लगभग 60 से 90 मिनट के बीच में होता है, तो आपको इसके खुद के नोट्स बनाते बनाते आपको 2 आवर पूरे लग जाएंगे, 2 आवर भी लग जाएंगे, 2.5 आवर भी लग जाएंगे समझने में। फिर आप इसकी जम के प्रैक्टिस करो, तब जाके आपके पूरे नंबर आएंगे, और आगे चल के जब आप इन फ्यूचर तैयारी करोगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी फील होंगी। आपको लगेगा सब कुछ पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन ही ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको नंबर तो देखो अन्य है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, आपको पता है कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, तो आप नेट का पेपर दे के आओगे तो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा कैलकुलेटर आ जाएगा, और वो भी बिल्कुल ऐसा कंप्यूटर जैसा, या वो अपना कैलकुलेटर जैसा आप अभी काम में ले रहे हो। तो एग्जामिनर खुद इस चीज़ का ध्यान रखता है। तो कहने का मतलब हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना आ गया है, y2 या y.50 का, y.5 का सॉल्यूशन कितना आ गया है 0.7986, 7, 9, 8 एंड 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास यही कंप्लीट हो जाता अगर हमें इतना देता, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यही कंप्लीट हो जाता अगर ये हमें क्वेश्चन केवल इतना देता तो। बट आगे हमें देखा एंड कंपेयर इट विद एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशंस क्या होगा, आप उसके साथ इसकी कंपैरिजन कीजिए। और ये जैसी बारी आ जाती है एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, तो सीधा एंट्री आ जाएगी अपना बीएससी सेकेंड ईयर में। यस, सीधा एंट्री आ जाएगी बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट 3 में, जहां हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी। यूनिट वहाँ 3rd भी हुआ करती थी और 4th भी हुआ करती थी। तो
अचर गुणांकों वाली रेखिका अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, अब आप लिखोगे नाउ टू कंपेयर इट विद एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के लिए हमें कंपेयर करना है। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी सी दैट। अब आपको बिल्कुल बीएससी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन मानना है, मैं आगे नहीं बताऊं तो भी चल जाएगा, बट एक एक देख लो, आगे वाले आप खुद कर लेना। d2y/dx² से -y बराबर 0 कर सकता हूं क्या, एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.8। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं बताना चाहिए, फिर भी आप देख लो, आप भी क्या याद रखोगे, और याद क्या भाई, फीस दिया है, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI। बिल्कुल आपको शॉर्टली लिखना, कुछ नहीं बताना, ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शन है प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल है। CF हमारे पास क्या हो जाएगा, CF निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, m², d की जगह आपको m रखना है, बराबर 0 रखना है, दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू +-1। तो CF आ जाएगा C1 e की पावर 1 इंटू x प्लस C2 e की पावर -1 इंटू x प्लस C2 इंटू ई की पावर -1 इंटू x। और ये x क्या है, जहाँ d इज इक्वल टू d/dx है। तो ऐसा करके आपको BSc सेकेंड ईयर की याद दिला दी होगी। एंड PI क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है, वो होता है QX अपॉन f ऑफ d। तो आगे वाला पार्ट 0 है, 0 अपॉन d2 -1, तो ये हमारे पास 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ 5 आ जाता तो हम ऐसे लिख लेते e की पावर 0 इंटू x, तो d की जगह 0 रख के लाते, वही सेम प्रोसेस सेम मेथड है प्रीवियस क्लास का। तो ये CF की वैल्यू रख दो और PI की वैल्यू रख दो। हेंस y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI हमारे पास क्या है, 0। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन हुआ करता था ना ऐसे BSc सेकेंड ईयर में। तो नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, और देखो बाउंड्री कंडीशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं BCS, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, पहले आप रखिए, पहले देखो क्या रखोगे, x की जगह 0, तो y का मान आगे क्या जाएगा, 0। पहले आ जाएगा x की जगह 0, तो y की जगह भी कितना है, 0। एंड दूसरी बार क्या रखोगे, x का मान 1 है तो y का 1.8, y का मान 1.8 है। कब, जब x का मान हमारे पास 1 हो, जब x का मान हमारे पास 1 हो। अब इसे सोल्व कर लो, e की पावर 0 की वैल्यू 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1, ये तो कह रहा है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार इसको निकाल लो, ये क्या कह रहा है, C1 e कॉमन ले लूँ क्या मैं, e कॉमन ले लो इसके अंदर, या रहने दो, सही e कॉमन नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 प्लस C2 e की -1 इज इक्वल टू 1.8। अब चाहे तो C1 बराबर -C2 इसमें रख दो, या -C2 बराबर C1 इसमें रख दो, और ये सब काम आप फेयर में करते हो या रफ में करते हो। ज़्यादातर काम, मोटा काम तो आप फेयर में कर लेना, छोटा छोटा आप रफ में कर लेना, मतलब इसके आगे का आप रफ में कर लेना, है ना, इसके आगे का आप रफ में करके, मतलब हमें C1 और C2 की वैल्यू और चाहिए। ये हमारे पास ऐसे आ गया कि y इज इक्वल टू C1 इंटू ई की पावर x प्लस C2 इंटू ई की पावर -x, और हमारा टारगेट आता है हम इसकी C1 C2 को हटाएं। तो ये कहता है कि C1 की बराबर आप -C2 रख दो। ठीक है, देखो ये क्या बताना चाह रहा है, आप C1 की बजाय आप क्या रख दो भाई, माइनस का C2 रख दो। C1 की जगह क्या रख दो, माइनस का C2, C1 बराबर -C2 यहाँ रख दो, ये बच गया e ये बच गया -1.8। अब मैं कह रहा हूँ C2 कॉमन ले लो, तो ये बच गया 1/e, या ऐसे रहने दो, ये बच गया e की -1, और ये माइनस का e, और ये 1.8। अब आपके पास कैलकुलेटर है भैया, निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। e कैसे दबाओगे, ये मेरा बताया हुआ है, पहले कॉर्नर में जो शिफ्ट है वो दबाना, और ln के ऊपर लिखा वो e दबाना। तो E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आपको पता ही है, 2.718। इसी प्रकार वापस से शिफ्ट दबाओगे
और ln वाला साइन दबाओगे, फिर माइनस का 1 दबाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3678 है, तो एक बढ़ा के लिख लेते हैं 9, और ये आ जाएगा 1.8। अब इसके अंदर से घटा दो, 0.6 में से घटाएंगे 0.3679 में से घटाएंगे 2.718, इसके अंदर से घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा भाई, ये बचेगा माइनस का 2 देखो दिख भी रहा है 0 पॉइंट समथिंग है, तो 2.3501 बचेगा। इसको नीचे ले जाओ 1.8 के, इसके आप 1.2 के नीचे ले जाओ तो C2 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.8 में भाग दिया 2.3501 का, तो C2 हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का, तो आएगा ये आएगा 0.7659 और देखो आगे वाला लिखना नहीं है, 5 या 5 से छोटा है तो इतना ही छोड़ दो आप, ठीक है। यहाँ से हमने ऐसे लिखा था C1 इज इक्वल टू माइनस का C2, तो C1 कितना आ जाएगा माइनस, C1 कितना आ जाएगा माइनस का C2, इसके पीछे माइनस साइन लगा दो तो ये आ जाएगा 0.7659। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y एक लिखो या y ऑफ x लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.7659 e की x प्लस C2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.7659 e की माइनस x, यानी लास्ट आपके पास रिक्वायर सॉल्यूशंस कितना आ गया, तो आप आधा काम रफ में करोगे, आधा फेर में लिखोगे, मतलब पहले फेर में इतना लिखोगे y CF प्लस PI लिखोगे, ये CF ये PI, फिर सब कुछ निकाल के डायरेक्ट YX लिखोगे भाई, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे y ऑफ x लिखोगे, तब जाके हमारे पास इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और आपने देखा होगा ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो रहा है, BSc सेकेंड ईयर का ही रिवाइज हो रहा है। तो ऐसे चलते चलते बस यहाँ आके आपकी हल्की सी मार पड़ती है कि अब क्या करें, BSc सेकेंड ईयर का है तो है, नकार भी नहीं सकते, और मैं भी क्या करूँ भाई, है ना। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन दिखिए उसे मैं वाइट बोर्ड पे करवाऊँ ही ना, और बोल दूँ कि ये PDF में आपसे खुद से हो जाएंगे, पर वो देखो कहीं ना कहीं आपके साथ इनडायरेक्टली अन्याय हो जाएगा, और आपके साथ अन्याय होगा तो हमारा साथ न्याय कैसे हो सकता है ना। अगर आपको इन फ्यूचर समय जुड़े रहना है, अगर हमें चाहिए कि आप आगे चल के कुछ करें, तो हमें भी मेहनत बराबर करनी होगी, और ऐसा हम धीरे धीरे मेहनत कर भी रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आप जितनी मेहनत करोगे आपका फ़ायदा होगा 100% और हमारा फ़ायदा होगा 1000%, और मेरे हिसाब से शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो हमारा फ़ायदा ना चाहे। इक्के दुक्के को छोड़ दो, किसी की साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब होती है, हो सकता है मैंने किसी को मान लो डिस्काउंट आजकल बिल्कुल ही बंद कर दिया, कोई बोलता है सर नोट्स दे दो, मैं बोलता हूँ नहीं भाई अलाउ नहीं है, कोर्स खरीदोगे तो ही है, प्लीज़ करते हैं, फिर एक्टिंग या ओवर रिएक्टिंग करते हैं। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स हमारा कुछ घाटा चाहें, पर उसके बदले में हमें इतना आशीर्वाद मिल भी जाता है, तो प्लस माइनस चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ये एक्स्ट्रा बात हो गई आज। चलो इसको रख लो एक बार, 0.7659 और ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास y ऐसे रख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है ना। ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करनी है एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। निकालना क्या था भाई हमें 0.5, निकालना क्या था हमें 0.5 है, तो रख दो पुट x इज इक्वल टू 0.5 या 50 लिख दो। आपको पता है 0 तो कोई महत्व तो रहेगा नहीं, तो क्यों हम ज़्यादा वो करें। तो ये लो y 0.5 कितना आ जाएगा 0.7659, e की पावर x का मतलब 0.5 माइनस e की पावर माइनस x का मतलब भी 0.5। तो ये लो जो कैलकुलेटर से आई, और कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे, शिफ्ट दबाया ln के ऊपर e सिखाया हुआ है मेरा, अब मैं एडिटिंग वगैरह में आपको नहीं बताया जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये आ जाएगा 1.6487, रोक देना, 4 डिजिट तक आगे नहीं चलना है। फिर से e की पावर, अगर शिफ्ट नहीं दबाओगे तो ln दब जाएगा, रिजल्ट कुछ हो रहेगा, जैसे ln दबाऊंगा तो रिजल्ट 0.793 आएगा, जबकि e दबाऊंगा 0.5 के साथ तो आंसर से ये आएगा 1.6487। ऐसे कैसे हुआ भाई, अरे सॉरी माइनस का दबाना था ना, शिफ्ट के साथ है e की पावर माइनस का 0.5,
तो ये आएगा 0.6065 6065। ध्यान रखना सेम आएगा तो 0 ही बन जाएगा, है ना। माइनस ऊपर माइनस लगा हुआ, ये तो मैंने लगा दिया था। अब इसका रिजल्ट देख लो आपके पास कितना आता है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। पहले ही घटा देना, कैलकुलेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। फिर 1.6487 माइनस 0.6065 मल्टीप्लाई कर देना 0.7659 से। रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 0.7982 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 7.79.82। हो सकता है किसी अभ्यर्थी का ऐसे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 आ सकता है या 7.3 आ सकता है, मतलब लगभग इसके पास रहेगा। इक्का दुक्का 19-21 का फर्क आ सकता है। लोग तो ऐसे कहते हैं भाई 19-20 का फर्क है, अपन 19-21 बता देते हैं ताकि ज़्यादा फर्क भी ना रहे। ठीक है, 19-20 का फर्क मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है। ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है। ये हमारे पास है जो हमने निकाला था रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंस फाइनाइट डिफरेंस मेथड का। कितना अंतर है भाई, देखो बराबरी है क्या, 0.7986 है ना। मतलब मैं 2 डिजिट तक रोकना चाहूँ तो 1 जोड़ना पड़ेगा 0.80, 2 डिजिट तक रोकना चाहूँ तो बिल्कुल ये बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है। तो आप लास्ट में बोल सकते हो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास ये आया, और जो क्वेश्चंस में हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशंस पूछ रहा था वो हमारे पास ये आया, ये आया। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं अपने सेकंड ऑर्डर मेथड के माध्यम से। अब मैंने इस क्वेश्चंस में बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल बताया है, इसलिए मैं एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क लिखने की क्षमा चाहूँगा, और आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चंस को कर दोगे। और अगर आपके पास बुक है, अगर बुक है तो ठीक है, वरना मिल जाएगा। बुक है तो आप एग्जाम्पल 6.44 को लिख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप एग्जाम्पल 6.44 को लिख लीजिएगा। जेपीएस की बुक में पेज 435 के ऊपर है। वैसे मैं आपको पीडीएफ नोट्स में लिख के दे दूंगा। ध्यान देना भाई, केवल पीडीएफ में मैं क्वेश्चंस लिख के दूंगा। मुझे उम्मीद ही, वो मुझे पूर्ण आशा है, मतलब मेरा पूरा भरोसा, आप 100% निकाल लोगे। और अगर किसी स्टूडेंट से नहीं भी निकलता तो उसे फिर पीडीएफ देखने का हक भी नहीं है ना। हाँ, छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए वो एक अलग बात है, बट आप प्रोसेस 90% तक ऐसा कैसा फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारे पास पीडीएफ में ओनली आपका क्वेश्चंस मिलेगा, और वहाँ सॉल्यूशंस में लिखा मिलेगा सेल्फ सोल्व, है ना भाई, सेल्फ सोल्व, और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आप आंसर्स मैच कर लेना, आपके एग्जैक्ट आंसर्स मैच हो ऐसी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट आप लगभग उस आंसर्स के पास तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है आज लेक्चर्स नंबर 3 था। इसके अंदर हमने एक सेकंड ऑर्डर मेथड का क्वेश्चन किया, जो हमने बहुत ही बेसिक डिटेल के साथ बताया है। वक्त इसके अंदर चाहे भले ही कितना भी लगा हो, बट इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस है वो हमने अच्छे से मेंटेन की है, ताकि आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन हम बिल्कुल फास्ट ड्राइव कर सकें। ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन और बताएंगे, ऐसा नहीं कि चलो एक से ही मैं काम चला लूँगा, 1-2 लेक्चर और एक्स्ट्रा बन जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, और 2-3 घंटे आपके और ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर हो सकता है कुछ बातें और क्लियर हो जाएं। तो मैंने यहाँ बहुत सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की कि 7 अक्स आ जाता तो क्या होता, वाई डैश आ जाता तो क्या होता। फिर भी हम एक ऐसा क्वेश्चन लिख लेंगे जिसमें वाई डबल डैश भी हो, वाई डैश भी हो, अक्स भी हो, ताकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड से रिलेटेड हर एक प्रकार का डाउट से दूर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आप खुद एग्जाम्पल या बुक्स में देख लेना, या आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस लिखा हुआ मिल जाएगा, देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स मैच करने के बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 4 में आओगे। ठीक है भाई, तब आप दीजिए इजाज़त, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 4 के अंदर।